हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। फिजिक्स से मत बचो, फिजिक्स को समझो, उसे अपने अंदर अपने जीवन में लाओ। बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक चार्ज बिना टच किए दूसरे चार्ज को कैसे अट्रैक्ट करता है? एक चार्ज बिना टच किए दूसरे चार्ज को कैसे रिपेल करता है, अपने से दूर करता है? क्या है इसके पीछे? क्या कोई मैजिक है, कोई जादू है? इन सारी बातों से पर्दाफाश होने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस, एक स्पेस का नाम है एक चार्ज के चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के चारों तरफ के जो स्पेस होते हैं उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनता है, कौन बनाता है, सारी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। पहले मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q, इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार होता है, इसी फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बनाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? जवाब है कि ये चार्ज क्यों बना, क्योंकि इसी का ये फील्ड है। कैसे बनाया, आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये कैसे समझ में आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? तो जवाब होगा कि जब किसी दूसरे चार्ज को हम लोग इस फील्ड के बाहर रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगता, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ये चार्ज यहां पर चला आता है तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का चाहे अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगना शुरू हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जगह जो है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। कोई दूसरा चार्ज जहां जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी और चार्ज का, किसी और चार्ज का अगर तुम्हारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है, तुम फील कर रहे हो, तो वो वाला स्पेस जो है पहले वाले चार्ज का फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज क्यों के चारों तरफ का स्पेस है, इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज क्यू। ये क्यू से क्यू नॉट से दिखा देते हैं हम लोग, क्यू नॉट। तो जिस जगह पर इस क्यू नॉट को, क्यू ओ को फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज का, तो वो सारा जगह इसका फील्ड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, अगर मान लो तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड है किसी गांव में वगैरह में, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, घेरा बांध देते हैं ना कि मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा लैंड है। अब उसके अंदर कोई अननोन पर्सन आता है तो फिर हम उसको उसके ऊपर अपना फोर्स दिखा सकते हैं कि नहीं तुम बाहर जाओ, या फिर कोई नोन है तो उसे हम लोग बुला सकते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। लेकिन अगर वो अननोन पर्सन हमारे फील्ड के बाहर रहता है तो हम लोग उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कोई राइट नहीं होता उसे कहने का। सेम कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि ये चार्ज जहां तक फील्ड बनाएगा उसी फील्ड के अंदर इसका फोर्स काम करेगा, उस फील्ड के बाहर इस चार्ज का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं करेगा। अभी तक एक बात अधूरी है कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगाता है। फील्ड तो समझ में आ चुका है, लेकिन क्या वजह है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। फिलहाल इसे नोट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट, क्योंकि ये ऑब्जर्व करता है, आकर चेक करता है, तो इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसे सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कंसेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि किसी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। डिटेल में बात करते हैं, पहले डिफिनेशन भी देख लेते हैं पहले, कि मान लेते हैं कि इस चार्ज क्यू ने, ये क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाया। ठीक है, अब जब ये चार्ज, एक दूसरा चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है क्यू ओ, फील्ड के जब बाहर था तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता धुक धुक करके ये यहाँ पर पहुंचा, टक 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 करके जब ये अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। और चूंकि कूलम्स ने हमें फॉर्मूला दे दिया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना लगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R1, तो R1 लिख लेते हैं। अब जब ये टुक 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 करके यहां पर पहुंचेगा, क्यू नॉट यहां पर आ चुका है, तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो गया R2। अब चूंकि ये फोर्स F1 था, तो ये फोर्स F1 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा F2। तो के क्यू ओ बाय R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही चार्ज लेते हैं, एक ही सोर्स चार्ज है और एक ही ऑब्जर्वर भी वही है, सोर्स भी वही है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा। जैसे जैसे हम लोग करीब जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी घटता जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा, मतलब आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर फोर्स घटा तो इंटेंसिटी भी घट जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डिफिनेशन है, पहले मैं इसे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स experienced by unit positive electric field intensity at any point, लिखते हैं at any point is the force experienced by unit positive charge at that point। उस पॉइंट पर जो फोर्स फील होगा, क्योंकि अलग समझे, अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो तो अलग अलग लगने वाला है, अभी तो हम लोग देखें। तो जिस पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा हम कहेंगे उस पॉइंट का इंटेंसिटी इतना है। ए पॉइंट पर फोर्स लगा 10 तो इंटेंसिटी 10, बी पॉइंट पर फोर्स लगा 15 तो इंटेंसिटी 15, सी पॉइंट पर फोर्स लगा किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब ये कंसेप्ट यहां पर भी है कि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, तो इसे जानना उतना जरूरी नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनो, अगर मैं कहूं कि किसी इंसान के ताकत को जानना है कि उसके पास कितना ताकत है, तो मैं उसे कोई काम दूंगा, कुछ पत्थर तोड़ना या किसी भारी सामान को उठाना। अगर उसने उठा लिया तो मुझे समझ में आएगा कि उसके पास कितनी ताकत है, ठीक है। या यूं कहें कि किसी दो आदमी को मैं आपस में लड़ा देता हूं, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, उसके फिजिकली जो डैमेज होगा उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस आदमी ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा है। लेकिन जो आदमी मार खा रहा है, अगर वो अपना फोर्स का यूज करे और इस आदमी से लगने वाला पंच, मैं इसे समझा रहा हूं कि मान लो ये आदमी है ए और ये आदमी है बी। ए जो है बी को मारने जा रहा है, अगर बी चुपचाप खड़ा रहे तो ए जितना मारेगा बी को, उससे होने वाला बी के फिजिक बॉडी में जो डैमेज होगा उससे समझ में आएगा कि ए ने कितना फोर्स अप्लाई किया बी के ऊपर। लेकिन अगर बी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ को उठाता है और ए के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, तो क्या होगा कि बी को थोड़ा कम चोट लगेगा, बी के बॉडी में थोड़ा डैमेज कम होगा। तो उस वक्त हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी ने ए के फोर्स को कम कर दिया, तो उससे हमको ए के फोर्स का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बी के ताकत को बहुत कम करना पड़ेगा ताकि बी चुपचाप खड़ा रहे। उस वक्त समझ में आएगा कि ए ने कितना फोर्स बी के ऊपर लगाया। तो बी को बहुत ही वीक करना पड़ेगा, उसके फोर्स को बहुत ही कम करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी काम करता है कि अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो चूंकि अगर ये क्यू अपना एक फील्ड बना रहा है, अगर ये क्यू किसी दूसरे क्यू के ऊपर फोर्स लगा सकता है, तो ऑब्वियसली एक कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला क्यू ओ भी फोर्स लगा सकता है, ये वाला क्यू ओ भी फील्ड बना सकता है। अब अगर इसके फोर्स को ये वाला अपने फोर्स से रोकने लगे, तो फिर मुझे इसका फोर्स कितना है एक्यूरेट नहीं मिलेगा। एक्यूरेट समझ में नहीं आएगा कि इस क्यू ने किस जगह पर कितना फोर्स लगाया, क्योंकि ये क्यू ओ तो उसके फोर्स को रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसका फोर्स तो फील होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना फोर्स ये लगा रहा है वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये क्यू जो फोर्स लगाए उसका वैल्यू सबसे कम हो। सबसे कम करने के लिए हम लोग इसका चार्ज यूज करते हैं क्यू ओ या क्यू नॉट बोलो। आई होप कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया हो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं E। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू F बाय Q, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स ऑन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या गया F बाय Q नॉट या Q बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो ये पॉइंट यहां से यहां डिस्टेंस है r और यहां पर Q O चार्ज रखा गया। इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा F वो कितना होगा K Q बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो बराबर होगा F बाय Q नॉट। जो फोर्स फील करेगा उसी को फोर्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो F का वैल्यू यहाँ पे देख लो कितना है, K Q बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर Q नॉट, तो ये Q नॉट था ना Q,
तो ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला हम लोग के पास है, एक फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू हो, और दूसरा ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसमें अगर तुम गौर करो तो यहां पर इस फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल किया गया है और इस फॉर्मूला में सोर्स चार्ज का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आया हो। इसे कॉपी कर लो, नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब आ गया है एक ऐसा कंसेप्ट जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी जो अननोन फैक्ट थी, जो अननोन चीजें थी, फैक्ट तो है, तो अननोन थी हम लोगों के लिए, उसके ऊपर से पर्दा उठाने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और कर्व पाथ होता है। ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाते हैं। ये लाइन कभी भी क्लोज नहीं होते। ध्यान रखना, मेरे जो बात मैं कह रहा हूं वो सारे सेंटेंस को गौर से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और कर्व होते हैं, पॉजिटिव से शुरू होते हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होते हैं और कभी क्लोज लूप नहीं तैयार करते। ऐसा क्वेश्चन आ चुका कंपटीशन में जहां पे क्लोज लूप दे दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, क्लोज सर्कल बना दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी वैसा नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफरेंस। तो आप लोग समझिए कि स्ट्रेट और कर्व लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कंटिन्यूअस होता है। शुरुआत कहां से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? शुरुआत होता है इन लोगों का एक पॉजिटिव चार्ज से। तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सरफेस से ना 90 डिग्री पे निकलता, ऑलवेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे ही निकलेगा, इसके अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा तो गलत है, या तो बनाने में मिस्टेक हुआ या तो फिर गलत है। हमेशा 90 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से, एकदम दिमाग में बैठाओ इसको, पॉजिटिव चार्ज से ही निकलता है और 90 सरफेस के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना करके निकलता है। निकलने के बाद वो बेंट हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे वैसे जैसे हो उसकी मर्जी, लेकिन निकलते वक्त वो 90 डिग्री एंगल पे ही निकलेगा। और जब वो किसी नेगेटिव चार्ज को देख लेता है तो उस नेगेटिव चार्ज के अंदर इंटर करेगा, वो भी 90 डिग्री पे ही करेगा। अगर वो ऐसे आ रहा है तो यहाँ से अगर वो ऐसे जाएगा तो भी 90 डिग्री में ही जाएगा। ऐसे आ रहा है, ऐसे घूमने के बाद अगर यहाँ इंटर कर रहा है तो भी 90 डिग्री में करेगा। सेम कंसेप्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना करके, और नेगेटिव चार्ज में इंटर कर जाता है कितना, 90 डिग्री एंगल बना करके। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग को पहले जानना है, उसके बाद ही हम लोग बहुत सारी चीजों को इजीली आसानी से समझ पाएंगे। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सवाल बोर्ड लेवल के एग्जाम में, स्कूल लेवल में पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका जवाब होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। याद रखना, ये एक आंसर हो गया आप लोगों का कि व्हाई इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअल में क्या बताता है कि ना, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। अगर कर्व में समझा देता हूं कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है। ठीक, ऐसे जा रहा, सरफेस के साथ 90 डिग्री में निकलेगा हमेशा। मेरे बनाने में अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो मेरा बनाने में गलती है, लेकिन वो निकलेगा 90 डिग्री पे ही। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर देखते हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा। कर्व में, स्ट्रेट में तो एक टेंजेंट बनेगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर कोई कर्व लाइन है तो उस पर जो टेंजेंट बनेगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, और वो टेंजेंट ही देगा हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट का डायरेक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक, अगर मान लेते एक और लाइन यहां से लेते हैं, ऐसे एक लाइन निकला, सपोज कर लेते ये इसको जाकर के इंटरसेक्ट कर गया, मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इस लाइन का एक टेंजेंट है ऐसे, और इस पॉइंट पर इस लाइन का एक टेंजेंट बनेगा ऐसे। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों
E1 और E1 ये दोनों ही एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। अगर हम अभी जो मैं कहने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ऑब्वियसली दोनों से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। जब लाइंस एक दूसरे सामने लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। एक लाइन यहां से निकला ऐसे चल रहा है, और एक लाइन यहां से निकला ऐसे चल रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने आपस में एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन, बहुत जाके एक दूसरे को एक्सीडेंट होने का चांस है, लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को एक्सीडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका प्रॉपर्टी है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जब बहुत करीब पहुंचने लगेंगे ना, ध्यान से देखो, जब भी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से बहुत करीब जाएंगे तो सामने जाने के बाद ये लोग जो ना ऐसे बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स सामने आ रहे दो पॉजिटिव चार्ज का, सामने आते 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 जब बहुत ही करीब आ जाते तो ये आपस में क्या होता है, ऐसे बेंड होने के बाद ये लोग पैरेलल उठने लगते हैं स्टेट। इससे फायदा, इससे क्या कंसेप्ट हम लोग को मिलने वाला है, इसको देखो। मान लेते ये लाइन को यहां लेकर के आते, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं और इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अब ये लाइन जो है आपस में ऐसे चलते रहेंगे, कंटिन्यू स्ट्रेट पैरेलल चलते रहेगा, ठीक है। अब एक बात को समझो, बचपन में किए भी होंगे दोस्तों के साथ। अगर अगल बगल में कोई दोस्त खड़ा है तो वो ऐसे धक्का मार दिया, वो ऐसे धक्का मार दिया, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग। मतलब अभी नहीं करता मैं, तुम लोग बचपन में तुम लोग करते होगे। कोई दोस्त खड़ा है ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर, ऐसे धक्का देना, ठीक, ऐसे धक्का दे देना। तो यही काम तुम लोगों से सीखा है इलेक्ट्रिकल लाइंस ने, यही काम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स भी करता है। तुम लोगों को कॉपी किया इसने, कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ना धक्का देते हैं, लैटरल प्रेशर डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एक इनविजिबल लाइंस होता है, ये मुझे कहना चाहिए शुरुआत में, मैं भूल गया था। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ये इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, ठीक। तो एक लाइन और दूसरा लाइन जब आपस में ऐसे खड़े हैं तो ये दोनों क्या करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर लगाते हैं। तो मतलब ये वाला लाइन इस लाइन के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाएगा फिर से, और ये वाला लाइन इस लाइन के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाएगा, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। अब समझो कि मान लो ये मेरा और ये मेरा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रिकल लाइन से ऐसे लाइन आ रहा था, अचानक से आते थे ये ऐसे बेंड हो गया, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर हो जाता है, दिख रहा है ना, ऐसे लाइन चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब लाइन एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएगा, लैटरल प्रेशर, तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा। अब चूंकि लाइन इनविजिबल है, लेकिन एंड में तो चार्ज है वो किसी बॉडी में होगा, ठीक है। तो वो चार्ज जो है फिर से ये लाइन के लैटरल प्रेशर की वजह से ये दोनों लाइन एक दूसरे से दूर जाएगा, लेकिन लाइन इनविजिबल होता है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि कैसे एक पॉजिटिव को रिपेल करता है, उस कहानी से, उस जादू वाले सोच से पर्दा उठाया गया और बताया गया कि देखो ये फिजिक्स है, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव कभी भी डायरेक्टली कांटेक्ट में आते नहीं है, एक दूसरे को डायरेक्टली धक्का नहीं देते, लेकिन वहां पे है कौन रिस्पॉन्सिबल, ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है। इन्हीं लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक। समझ में आ गया कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आप लोगों को मिल जाएगा बुक्स वगैरह में, मैं समझा देता हूं कंसेप्ट। देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। इलेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में एक और पॉइंट है, देखो बहुत सारा पॉइंट है, मैं एक एक करके सबको जैसे जैसे आ रहा है मैं उसे यूज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल, वो देखा ना रबर जो स्ट्रेच खींच सकते हैं हम लोग, बड़ा कर देते हैं फिर छोड़ते छोटा होता है स्ट्रेच। तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो बिहेवियर उसका होता है एक स्ट्रेच, खींचे हुए रबर की तरह। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स का जो बिहेवियर होता है वो खींचे हुए रबर की तरह होता है। मैं इसे कुछ ऐसे समझाता हूँ
कि देखो चार्ज तो है बहुत, मैं समझाने के लिए यूज करता हूँ ये कंसेप्ट कि चार्ज तो है बहुत छोटा सा, उसके अंदर इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे आ जाता है? क्या उसके अंदर कोई कॉइल तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे कॉइल होता है घर में उन लोगों का यूज करते, उसे घुमाते, अंदर तार जो है रोल होता है, तार जो है फोल्ड हो जाता है अंदर में, वैसा कुछ कंसेप्ट तो नहीं है। वहां से जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है ना, वो स्ट्रेच होता रहता, फैलता रहता, स्ट्रेच हो रहा दूर जा रहा है। तो ये कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिकल लाइन्स का। तो जब एक लाइन यहां से निकलता है ना, पॉजिटिव लाइन, तो ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच फैलते जा रहा और फैलने के बाद 90 डिग्री में डालना है इसको, ऐसे डाल देते हैं, चलो 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स निकला और नेगेटिव के पास पहुंच गया। हर इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स को जो पॉजिटिव से निकलता है उसे तलाश रहती है नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड हो जाता है वो नेगेटिव चार्ज में। तो जैसे ही पॉजिटिव से निकला उसे वो खोज रहा था कि कहीं नेगेटिव मिले, कहीं नेगेटिव मिले, नेगेटिव मिल गया, उसके अंदर चला गया। अब ये लाइन और आगे नहीं जाएगा, वहां पे खत्म हुआ। अब जो कि इसका बिहेवियर था, लाइन का जो बिहेवियर था, नेचर था कि वो क्या था, स्ट्रेच, खींचा हुआ है। तो चूंकि जो चीज खींचा हुआ रहता है वो, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल रखे और इसको एक रबर से बांध करके रबर को खींचते चलेगा, दूसरी जगह पे दूसरे रबर बॉल के साथ बांध दिया, दूसरे बॉल के साथ बांध दिया। अब जब मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो ये दोनों लाइन जो है हमें क्या दिखेंगे, ये दोनों बॉल हमें क्या दिखेंगे, दूसरे के करीब आ रहे। क्यों? क्योंकि वो जो रबर था, हम लोगों ने जब दोनों बॉल को बांधा जिस रबर से, वो रबर क्या था, स्ट्रेच हो चुका था, वो कॉम्प्रेस होना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो दोनों बॉल एक दूसरे के करीब आते हुए हम लोग को दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों बॉल एक दूसरे के करीब आएंगे। यही कंसेप्ट काम करता है यहाँ पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी। इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? स्ट्रेच इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और कैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो ये सारी बातें अच्छे से नोट करना है आप लोगों को। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसका एक्सटेंड कहां तक होता है, कितनी बड़े प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा है, कहां तक वो फैला हुआ है, एक चार्ज अपने फील्ड को कितनी दूर तक बना सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो, अगर तुमको समझना है कि किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी पावर है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि उसका फोर्स कहां तक है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बेसिकली फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर उसी वक्त फोर्स लगा सकता है जब दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के फील्ड के अंदर आ जाए। तो फील्ड का अगर एरिया मालूम करना है तो हम लोग ये कह लेते हैं कि फील्ड, उस चार्ज का फोर्स जहां तक लगता है वहीं तक उसका फील्ड है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो चलो देखते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वो था एफ बाई क्यू नॉट, क्यू ओ बोल सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद बना था के क्यू बाई आर स्क्वायर। मान लेते ये चार्ज है क्यों, इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं ऐसे, इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये डिस्टेंस जो आर जो है ये कहां तक होगा, क्या कोलकाता के अंदर तक होगा, दिल्ली के अंदर तक होगा, मुंबई तक होगा, इंडिया तक होगा, कहां तक होगा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कहां तक फैला होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि जहां तक फोर्स होगा, सिंपल सी बात है, ये सोच लेते हैं कि जहां तक फोर्स होगा वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फोर्स जहां पे जीरो हो गया, जिस जगह पे फोर्स जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे खत्म हो गया। तो इसे हम लोग ढूंढ लेते हैं कि फोर्स कहां पे जीरो होगा, इस चार्ज का फोर्स। तो ये फोर्स कहां पे जीरो होगा, तो जीरो करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि के का तो एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 9 × 10⁹ फिक्स हो चुका है, तो कांस्टेंट को तो जीरो नहीं बोल सकते। दो क्यू और क्यू नॉट, तो वो क्यू तो सोर्स है, उसको तो रहना जरूरी है क्योंकि वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और क्यू नॉट तो चेक करने आ रहा है, चेक करने वाले को तो हम लोग जीरो नहीं कर सकते। बचा आर, आर का कुछ वैल्यू ऐसा सोचते हैं कि जिसको पुट करने से फोर्स जीरो हो जाए। तो हम लोगों को बहुत सोचने के बाद पता चला कि अगर हम लोग आर को इन्फिनिटी लेते हैं तो फोर्स जो होगा के क्यू क्यू ओ बाई इन्फिनिटी स्क्वायर इन समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या आता है, जीरो। मतलब इस चार्ज का फोर्स इस चार्ज के ऊपर कहां तक लगेगा,
इन्फिनिटी तक, मतलब अगर इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी लेकर चले जाएं तो भी ये उसके ऊपर अपना फोर्स लगा सकता है अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का कहां तक एक्सटेंड रहता है? तो जवाब है किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड होता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को दिया। अभी इसके ऊपर और भी बातें हैं कि 2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और बात कर लेते हैं कि अगर 2-3 चार्ज रहा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे हम लोग जो निकालेंगे वो कैसे निकालें। और इसका कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो हम लोग को एक चार्ज की वजह से सिंपल बोर्ड स्कूल लेवल में तो ठीक है, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है किसी पॉइंट पर, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना लेंगे। लेकिन 2-3 चार्ज की वजह से जो निकालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैंने जो लास्ट क्लास में वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसी कंसेप्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा। मतलब मोर देन 2 चार्जेस, अगर किसी एक से ज्यादा चार्ज अगर किसी जगह पर है और किसी पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं कि किस 2 चार्ज लेते हैं, 2 सोर्स चार्ज ले लेते हैं, दोनों ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक, चलो एक चार्ज ले लेते हैं हम Q1, दूसरा ले लेते हैं हम Q2। Q1 एक चार्ज है और Q2 एक दूसरा चार्ज है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब किसी पॉइंट पर मान लेते हैं ये एक पॉइंट है O, इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बात को ना अच्छे से समझना क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमको काम आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे, समझोगे नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा उसका तुम्हें। तो थ्योरी क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक बार समझ लो क्योंकि फिजिक्स को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने उसे एक बार समझ लिया है, उसे अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया, तो बस आप उसका यूज करना, बार बार अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम को उठाना है, वहां पर उसके कंसेप्ट को यूज करना है। कंसेप्ट यूज करना आपको आना चाहिए। थ्योरी समझाना तो एक टीचर का काम है, उसे वो काम को उस टीचर को ही अच्छे से करना चाहिए। बच्चों का काम ये है कि वो जो कंसेप्ट समझा है उसने उसका यूज करना है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको समझना है कि हम इस कंसेप्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग इसे समझना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझो कि O एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इस चार्ज का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस चार्ज को +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चलो Q0 ले लेते, उस जगह पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने प्लेस कर दिया। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये जो है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा +1 ही लग लेते हैं, ठीक है। ये Q1 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स एट्रैक्टिव नेचर होगा या फिर रिपल्सिव नेचर होगा। तो सिंपल सा जवाब है कि सर वो तो रिपल्सिव नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, F1, उसकी वजह से बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। ये प्लस Q, चलो पहले F1 और E1 को लिख लेते हैं। तो F1 क्या हो गया, 1K Q1 इंटू 1/R1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। और E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, चलो इस मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, K Q1/R1 स्क्वायर, क्योंकि 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 हट जाएगा। वैसे QO भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, QO लिखो, Q1 लिखो या फिर 1 लिखो। दूसरा हम लोग इसकी वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, E2 K Q2/R स्क्वायर। अब समझना ये है कि ये Q2 इस +1 को ऐसे फोर्स लगाएगा ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग वेक्टर के हिसाब से सोचते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है हम लोग को, E1 + E2, ठीक। और जब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम लोग लेंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 - E2, जो भी वैल्यू इसका आएगा वो होगा हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मे भी अगर ये नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली E2 भी इसी डायरेक्शन में होता, ये प्लस तो इसे ऐसे पुश करेगा, ये माइनस, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस को अपनी तरफ खींचता, तो उस वक्त इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से वीडियो को देखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि अगले वीडियो में जब मैं तुम लोगों से मिलूंगा तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करूंगा, फिर वहां पे न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम, सारे कंसेप्ट में मैं बात करने वाला हूं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को यूज करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।